गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए पार्ट थर्ड के भूगोल विषय के पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भारत की अवस्थिति, विस्तार और उसके दिक् स्थानिक संबंध। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं भारत की अवस्थिति से, भारत की लोकेशन से। तो इसमें आप देखोगे कि भारत जो है पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित है, तो पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसकी जो पूर्वी गोलार्ध में स्थिति है, पूर्वी गोलार्ध में जो स्थिति है वो केंद्रीय स्थिति है। अर्थात भारत पूर्णतया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसके पूर्व में आप देखोगे, इसके पूर्व में देखोगे तो आपको इंडो चीन मिलेगा, बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में भारत के जो द्वीप हैं वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऐसे यदि आप देखोगे इसके पश्चिम में, तो पश्चिम में अरब अरब प्रायद्वीप है और अरब सागर है, और यहाँ पर आपके लक्षद्वीप अवस्थित है। तो भारत की यदि जलवायु की बात करेंगे तो चूँकि भारत जो है आपका पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय है। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा से ऊपर जो भाग अवस्थित है, यहाँ की जलवायु होगी आपकी उपोष्ण जलवायु, और जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग की जलवायु होगी वो होगी उष्ण जलवायु। तो भारत में जो जलवायु में विविधता पाई जाती है उसका एक प्रमुख कारण भारत की अवस्थिति है। तो अब देखते हैं इसको। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि मैंने बताया। भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध, मतलब कर्क रेखा के जो उत्तर वाला भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में है, तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग अर्थात कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के जो मध्य का भाग है वो आपका उष्ण कटिबंध में अवस्थित है। वहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। भारत की अवस्थिति से इसकी जलवायु, मृदा के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति प्रभावित होते हैं, जिसके कारण यहाँ की जलवायु और मृदा प्रकार एवं और भी जो कैरेक्टर्स हैं उनमें विविधता, व्यापक विविधता देखी जा सकती है। जैसा कि बताया कि भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में अर्थात बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अवस्थित हैं, और इसके दक्षिण पश्चिम यानी कि अरब सागर में कौन सा द्वीप अवस्थित है? लक्षद्वीप। भारत का यदि आप अक्षांश और देशांतर विस्तार देखेंगे तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ये लगभग 30 अक्षांश कवर करता है। ऐसे यदि आप भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो पूर्णतया पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। आगे हम देखेंगे कि जो कर्क रेखा है, जो कर्क वृत्त है, वो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर क्रॉस करता है। अब आप देखोगे कि दोनों जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है, इन दोनों में जो अंतर है वो लगभग 30 डिग्री का है। लेकिन भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है, वो है आपकी 3212 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो केवल 2933 किलोमीटर ही है। तो इसका जो डिफरेंस का जो रीज़न है, जबकि जो डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो लगभग 30 डिग्री का है। तो इसका जो कारण है वो क्या है? इसका कारण क्या है? आपने पढ़ा होगा अक्षांश देशांतर में। जैसे ये आपके हो गए, ये भूमध्य रेखा हो गई, उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिण गोलार्ध हो गया। तो ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, और जो ये रेखाएं हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं
वो आप यदि भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उनमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है, उनके बीच की जो दूरी होती है वो लगभग समान बनी रहती है। लेकिन देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है वो सर्वाधिक कहाँ पे होती है? दो समीपस्थ देशांतर रेखाओं की 1 डिग्री के अंतराल पर स्थित देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी आपको मिलेगी भूमध्य रेखा पर, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो उनके मध्य की दूरी कम होती जाती है। तो यही कारण है कि समान अक्षांश और देशांतर अंतराल होने के पश्चात भी जो जो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है भारत की वो है आपकी 3214 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम इसका जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। अब हम देखते हैं, अच्छा इसमें ये कारण दे रखा है जो हमने आपको बताया। तो देश की जो दक्षिणी सीमा है, देश की दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उनके ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट्स। तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु निर्धारित करता है। अब जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो भारत का जो मानक समय है वो आपका कितने डिग्री देशांतर को आधार बना के लिया गया है, वो है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को आधार बना के, जो आपकी मिर्ज़ापुर से होकर क्रॉस करती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर क्रॉस करती है। इसी के आधार पर भारत का जो मानक समय है वो निर्धारित किया जाता है। और भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है, मतलब हम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे हैं। अब इसमें एक समझने वाला पॉइंट ये है कि जो ये आपकी मानक यामोत्तर रेखा है, ये जो आपकी लाइन है, ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं आपके? उसमें है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आपका आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद में है आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद है ओडिशा, और ओडिशा के बाद में जो लास्ट में आएगा वो आएगा आंध्र प्रदेश। इसमें याद रखना आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी आईएसटी, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और ये इसका निर्धारण किया गया कहाँ से? ये निकलती है आपकी मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर जो यूपी में है वहाँ से, और इस पर 5 राज्य अवस्थित हैं। अब भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि परसेंटेज में देखोगे विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से, तो संपूर्ण विश्व के जो धरातलीय भाग का क्षेत्रफल है वो है उसका 2.42%, 2.42% भाग ये निर्मित करता है, और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो जो इससे पहले के 6 देश हैं वो है आपके रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है भारत का स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? दूसरा देश है। और यहाँ पर विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। अब भारत की जो स्थलीय सीमा है आपकी 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। और यदि अंडमान और निकोबार मतलब जो द्वीप समूह है उनकी यदि तटीय रेखा को मिला लें तो भारत की कुल तटीय जो रेखा है वो है 7,516 के आसपास, 7,516.6 किलोमीटर। तो ये भी याद रखने की चीज़ है। ये कुछ रैंडम फैक्ट दे रखे हैं। अब इसमें ये एक देखने वाली चीज़ है कि भारत के सबसे सीमांत स्थल कौन कौन से हैं जो बिल्कुल एंड पॉइंट पर है। तो उत्तर में देखोगे आप तो भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो जम्मू कश्मीर, अभी तो राज्य नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी हो गया है। जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसका एक
अब सॉरी, जो अभी नॉर्दर्न पॉइंट है वो आपका जम्मू कश्मीर में नहीं हो गया, वो लेह में आ गया है, जो लद्दाख है उसमें आ गया है। तो ये आपका इंदिरा कोल है, जो सबसे उत्तरतम बिंदु है। ये सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है और इसका जो जिला है वो लेह है। और ये केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, उसमें अवस्थित है। दक्षिणतम बिंदु मैंने जैसे बताया आपको निकोबार द्वीप पर है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है जिसको। पूर्वोत्तर भाग में जो सबसे पूर्वी भाग है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में जो जिला है अजाम, उसका जगह का नाम है किबिथू। और ऐसे ही आप यदि जो सबसे पश्चिमी जगह है वो आपकी कच्छ जिला है गुजरात का, उसमें गुहार मोती करके जगह है, वहाँ पर है। तो ये आपका गुहार मोती है, ये आपका किबिथू है। ये भारत की स्थल भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। संपूर्ण भारत का यदि लोगे तो इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। सबसे जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो आपका लेह में स्थित है, वो इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे भारत की अवस्थिति के बारे में। अब बात करते हैं भारत के प्रशासनिक भागों की। तो अभी रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, उसके बाद में भारत में टोटल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 राज्यों में विधानसभा है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। भारत की राजधानी पता ही आपको, दिल्ली है। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। ये जो फैक्ट याद करने वाला ये है कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये आपको याद रखना है। देश की उत्तरी सीमा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो अभी बना है रिसेंटली, और दक्षिणी सीमा तमिलनाडु द्वारा निर्धारित की जाती है। सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और दक्षिणतम भाग कौन सा है? दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। इसी प्रकार जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है वो है गुजरात, और सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल। ये एक फैक्ट और है कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, ये जो राज्य हैं ये आंतरिक राज्य हैं। इनकी जो सीमा है वो किसी भी तटीय क्षेत्र से या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई नहीं है। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा। इन सब के अलावा देश के सभी राज्य या तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं या वो समुद्री सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, अर्थात दिक् संबंधों की, दिक् स्थानिक संबंधों की। तो भारत का स्थलीय भाग पूर्वी और पश्चिमी एशिया के बीचों बीच अवस्थित है। इसका मतलब भारत की स्थिति कैसी है? भारत की स्थिति केंद्रीय अवस्थिति है। केंद्रीय अवस्थिति है भारत की। किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यह एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट भारत को भूसामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसी के कारण हिंद महासागर में भारत की श्रेष्ठ स्थिति इसके नाम को सार्थक करती है। साथ ही अपनी विविधता और जनसंख्या और विशिष्टताओं के कारण इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। अब ये देख सकते हैं आप, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है और इस क्षेत्र के प्रत्येक देश के साथ इसकी सीमा लगती है। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों में कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
इसके बाद में चीन, नेपाल, भूटान, ये आपका म्यांमार और ये बांग्लादेश। तो ये भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है। इन क्षेत्रों में, इन देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा है वो मानव निर्मित है, मतलब मैन मेड है। इसके अलावा जो अन्य देशों के साथ सीमाएं हैं वो हमारी प्राकृतिक सीमाएं हैं। प्राकृतिक सीमाएं मतलब या तो पर्वतों के कारण बनी हुई है या फिर अन्य किसी प्राकृतिक अवरोधों की वजह से वो निर्मित हैं। भारत के तटवर्ती पड़ोसी देश, जो तटवर्ती पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? ये है आपका मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश हैं। तो आपका मालदीव और श्रीलंका के साथ भारत की तटीय सीमा लगती है और ये हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका भारत से कैसे अलग होता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा। श्रीलंका और भारत के बीच में क्या है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। भारत की सीमाओं का विस्तार। अब आप देखोगे भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। उत्तर में हिमालय हो गया आपका, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर हो गया, ये अरब सागर हो गया। इसके बाद में दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गई, बे ऑफ बंगाल हो गई, और दक्षिण में पूरा ये हिंद महासागर हो गया। ये भारत की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। भारत और चीन के बीच में जो पूर्वी सीमा है, भारत और चीन की जो पूर्वी सीमा है वो कौन सी सीमा से, कौन सा उससे बनी है? ये है आपकी मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन रेखा कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा है उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? यह है आपकी रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो मानव निर्मित सीमा है वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण होता है वो है डूरंड रेखा के द्वारा। अब इसमें हम देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और वो कितनी है? 4097 किलोमीटर। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? सबसे छोटी सीमा है 106 किलोमीटर लंबी, जो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। तो ये आपको ये टेबल याद करनी है। इसमें याद क्या क्या करना है? सबसे पहले तो इसका क्रम याद करना है कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है। तो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश, उसके बाद में है चीन, फिर है पाकिस्तान, फिर है नेपाल, फिर है म्यांमार, फिर है भूटान और अंत में है अफ़गानिस्तान। अब इसमें भी ये देखना है कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा को साझा करते हैं। तो जैसे यदि बांग्लादेश की बात करोगे तो 5 राज्य हैं जो भारत की सीमा, जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर मिज़ोरम और फिर असम। तो ऐसे ही हमें सबके साथ में देखना है कि कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। अब यदि राज्यों की स्थिति को देखा जाएगा तो जो हिमालयी राज्य हैं उनमें आपका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल, ये पूर्णतया हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। पूर्णतया हिमालय के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। उत्तराखंड का कुछ भाग हिमालयी क्षेत्र है और कुछ भाग जो गंगा का मैदान है उसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में जो क्षेत्र हैं ये आपके राज्य हैं वो है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? विशाल प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करते हैं। इसको हम आगे डिटेल में जब भारत के भूभौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के पर्वतीय प्रदेश, तो जो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो आपके इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं।
ये आप देख सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं कौन कौन से हैं। इसमें आपका मेघालय है, असम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है और त्रिपुरा है। और ये सिक्किम, जिनको क्या कहा जाता है सबको मिला के 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसमें देखोगे क्या, इसमें आपको याद करना है इनका क्रम कि कौन कौन सा लोकेशन कहाँ कहाँ है। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? त्रिपुरा और मिज़ोरम से। साथ ही आपको इन सब राज्यों की कैपिटल याद होनी चाहिए। सिक्किम की गंगटोक है, अरुणाचल की ईटानगर है, ऐसा नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिज़ोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो सागर तटीय राज्य हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये समुद्र तट पर अवस्थित राज्य हैं। आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना तेलंगाना की तटीय सीमा नहीं है, तेलंगाना इंटीरियर में है। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से जो राज्य हैं उनकी सीमा समुद्री सीमा है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव और पुदुचेरी की जो सीमा है वो समुद्री सीमा है। सबसे बड़ी सागरीय सीमा जो जिस राज्य की है वो है गुजरात। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन से राज्य स्थलबद्ध राज्य हैं, तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड, केवल ये राज्य हैं जिनकी न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, न ही ये तटीय सीमा को साझा करते हैं। तो ये ध्यान रखना, 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड, जो न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और ना ही कोई तटीय सीमा को साझा करते हैं। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या देखेंगे? इस चैप्टर में आप थोड़े बहुत जो फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। इसके बाद में सब जो भारत का राजनीतिक मानचित्र है उसको उठाएंगे और उसमें जो जितने भी राज्य हैं उनको मार्क करेंगे खाली शीट में, केंद्र शासित प्रदेशों को मार्क करेंगे। उसके बाद में प्रत्येक जो राज्य है उसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है ये पता होना चाहिए। कौन से राज्य हैं जिनसे होकर आपका जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो क्रॉस करता है। भारत के कौन से उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु हैं उनको आप देखोगे। तो भारत के राजनीतिक मानचित्र को आप अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद में जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, कौन से द्वीप कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं, अरब सागर में कौन से द्वीप हैं, उनके बारे में आप देखोगे। तटीय राज्य हैं उनकी आप लोकेशन मार्क करोगे, और जो इनलैंड स्टेट हैं, स्थलबद्ध राज्य हैं, उनकी लोकेशन मार्क करोगे। तो ये सब आप इस चैप्टर के बाद में करोगे। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा। उसके बाद में इसको रिवाइज़ करने के बाद में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और चलो नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे वो होगा भारत का भूवैज्ञानिक संरचना। उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे शॉर्ट में। उसके बाद में हम भारत के भूभौतिक प्रदेश देखेंगे, भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण देखेंगे। चलो, थैंक यू।